नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई, ठीक है। तो भाई लोग यार बहुत सारे कमेंट करते हैं कि जो लाइनमैन की वैकेंसी आई हुई है अभी जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में और पूर्व क्षेत्र में, ठीक है, इन तीनों कंपनियों में, ठीक है, तथा जनरेशन में है ना। तो साथियों भैया लोग पूछते हैं कि यार किसका जो फिजिकल होता है लाइनमैन का वो कैसे होता है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पूछा जाता है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, ओल्ड पेपर कहाँ पे मिलेंगे हमें, तो इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। इसकी सैलरी क्या होती है, वैकेंसी मतलब जॉब प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, और जो ए ग्रेड थर्ड होता है साथियों उसका काम कहाँ पे होता है, पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है, क्या होम में मिल सकती है, मतलब हमारे जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ मिल जाएगी क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे साथ जो लाइनमैन का जो वैकेंसी होता है इसका फिजिकल क्या होता है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ पे क्या क्या मंगाया जाता है, क्योंकि साथियों मैं खुद एक लाइनमैन मतलब लाइन अटेंडेंट की पोस्ट पे अपन मतलब कि पदस्थ है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इसमें जो भाई ने पूछा था कि इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या होता है ना। तो ये जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ पे इंदौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर में, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपसे क्या क्या चीज़ें ली जाती है, मतलब वहाँ पे जमा की जाती है ना। जब आप प्रोग्रेशन पीरियड पे जब आप 3 साल तक मतलब जब आपका साथी एग्जाम फाइट हो जाएगा तब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल होगा, है ना। तो मैं अभी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताता हूँ आपको क्या होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे साथियों आपसे क्या होता है कि जो 10वीं की अंक सूची होती है, आप सब ने 10वीं 12वीं किया होगा, ITI भी किया होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वाले जितने भी बंदे वो फॉर्म भर सकते हैं, तार मिस्त्री, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं लाइन अटेंडेंट का। जैसे कि आपने इसका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा वो सब आप सबने देख लिया होगा, ठीक है। तो भी इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें देखिएगा 10वीं पास की अंक सूची ये आपको वहाँ पे जमा करते हैं, ठीक है। फिर 10वीं पास का प्रमाण पत्र जो मिलता है आपको वो भी वहाँ पे जमा करते हैं, ठीक है। फिर ITI विद्युत इलेक्ट्रिकल लाइनमैन वायरमैन ट्रेड की अंक सूची 5, मतलब जो जब मैंने साथी 2016-17 में जब ITI किया था तो हमारा सेमेस्टर वाइज होता था, ठीक है। तो मतलब 4 सेमेस्टर थे, एक साल के 2 सेमेस्टर, तो वो चारों सेमेस्टर की साथी 4 मार्कशीट और एक फाइनल मार्कशीट होती है, मतलब ऐसे यहाँ 5 मार्कशीट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिएगा, है ना। फिर उसके बाद में है साथियों ITI विद्युत लाइनमैन का प्रमाण पत्र जो मिलता है ना, ITI विद्युत इलेक्ट्रिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र वो भी आपसे जमा कर लिया जाता है, ठीक है। फिर ओवरहेड परीक्षा उत्तीर्ण, अगर आपने ओवरहेड से फॉर्म भरा, ओवरहेड उत्तीर्ण किए तो वो भी वहाँ पे आपको देना पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, तो वो भी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है ना, ठीक है। उसके बाद में साथियों अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र जो होता है, आप OBC कास्ट के, SC ST कास्ट के या फिर जनरल कास्ट के, वो भी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके अंदर लिखा है पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उपरोक्त कंपनियों में संविदा योग पद पर कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आप संविदा पे है ऑलरेडी तो आपका अनुभव जो भी होगा वो भी आपसे वहाँ पे मंगाया जाता है, ठीक है। अगर है तो मतलब बता दे रहा हूँ ये जो कंडीशन यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उसका साथियों शासकीय अर्धशासकीय निजी उपक्रम के नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, आप कहीं शासकीय अर्धशासकीय कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं तो उसका NOC आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है, ठीक है। देखिए मंगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में नवीनतम पासपोर्ट आकार, ठीक है, नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटो भी आपको वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। फिर फोटो युक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, पासबुक हो गया, ये भी आपकी वहाँ पे ली जाती है, ठीक है। फिर ऑनलाइन परीक्षा प्रवेश पत्र आवेदन फॉर्म, जब भैया तो मैं बता देना चाहूँगा यार, जब भी आप एग्जाम देके आते हो तो जब अपने को प्रवेश पत्र रहता है वो काट के वहाँ से मिलता है ना, तो उसको संभाल के जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मांगता है वहाँ पे ना कि जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसका जो प्रवेश पत्र होता है हाफ कटा हुआ मिलता है आपको एग्जाम सेंटर से, ठीक है। तो उसको भी आपको वहाँ पे ले जाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद साथियों घोषणा पत्र यदि कोई हो तो, ठीक है। और साथियों फिर इसमें लिखा है मीटर रीडर या 33/11 के उपकेंद्र में ठेके के कार्य संबंधी अनुभव अगर होगा तो, जिसने भी अगर किया हुआ था, ठीक है। तो ये सब साथियों डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, मतलब ये वहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है, मतलब जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब इसमें देखिए साथियों लाइन अटेंडेंट का मेन तो क्या रहता है यार, फिजिकल कुछ इतना हार्ड रहता नहीं है ना, मेन तो इसका क्या रहता है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया मतलब आप अंदर है लगभग, है ना। वो तो बाई चांस अगर आपके साथ कुछ अगर वहाँ पे फिजिकल नहीं निकला जो अलग मैटर है, ठीक है। अगर आप लेकिन एग्जाम निकालिए तो आप अंदर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में साथियों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है
फिजिकल हो जाता है, ठीक है, पहले फिजिकल होता है ना। फिजिकल में देखिए आपको क्या होता है, 1 किलोमीटर आपको रन करवाएंगे, वहाँ पे दौड़ लगवाते हैं, ठीक है। हो सकता है तो आपको विक्रास आर्म जो होता है कंधे पे दे दे, या फिर कुछ वेट दे दे, या फिर जो टूल किट वगैरह होती है आपको बैग होता है पीछे टंगा दे, है ना। वो उसको लेके आपको 1 किलोमीटर तक दौड़ना पड़ता है, उसमें टाइम दिया होगा, आप नोटिफिकेशन में पढ़ लें, ठीक है। और उसके साथ ही वो पोल पे भी चढ़ के उसको दिखाना पड़ता है, मतलब विद अपना सेफ्टी बेल्ट देते हैं, अपना जो हैंड ग्लव्स हो गया, और जो साथियों सर में पहनने का जो हेलमेट होता है, इनको पहन के आपको मतलब ऊपर में चढ़ के दिखाना होता है, ठीक है। तो फिजिकल ज़्यादा इतना क्रिटिकल नहीं, ठीक है, सिंपल है ना। और उसके बाद में आपका वेट होता है, आपका मतलब मेडिकल आपको साथ ही, हाँ वहाँ पे जब वेरिफिकेशन होता है तो आपको जो सरकारी गवर्नमेंट जो मतलब चिकित्सालय होता है साथ ही, उससे आपको फिट का जो सर्टिफिकेट होता है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी आपको वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो ये फिजिकल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद साथियों आपको मिलता है फिर ऑफर लेटर। ऑफर लेटर को जिस टाइप से रहेगा, तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि जैसे आपका नाम लिखा रहेगा, है ना, और विषय में लिखा रहेगा लाइन परिचालक वितरक 2018, जैसे आप 2018 बैच में मैं लगा था साथियों, लेकिन अभी आपका 2024-25 आएगा, ठीक है। तो लाइन परिचालक वितरक 2018 बैच नियमित के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव, है ना। तो ये आपको वहाँ से आपके नाम का, जैसे मेरा नाम मिथिलेश ठाकरे है, तो इसमें मिथिलेश ठाकरे का मिलता है, ठीक है। और साथ में जो भी उसका लेटर का जो नंबर वगैरह रहता है, वो सब यहाँ पर डला हुआ रहता है, ठीक है। फिर ये आपको दिया जाता है कि कहाँ आपको पोस्टिंग दी जाती है, मतलब कोई भी आपको सर्कल दे दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको पोस्टेड करते हैं, है ना। तो ये आपको ऑफर लेटर रहेगा और फिर आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, ठीक है। तो ये तो भैया हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, ऑफर लेटर। अब भैया देखिए, ये तो सब क्या है, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद की सब प्रोसेस है। अब भैया पहली बात तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना पढ़े भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि भाई पढ़ाई करोगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। बंदे ने फॉर्म भरे, बहुत पढ़ाई स्पेशल हो रही लोगों की, हो रही, मतलब यार देखो यूट्यूब पे भी हर एक टॉपिक का स्पेशल से स्पेशल टीचर अवेलेबल है, जो मतलब उसके बारे में अच्छे से अच्छा पढ़ाता है, ठीक है ना। तो हाँ भैया, बुक्स के बारे में आप भी पूछते रहते हो, और इसका जो पेपर है, तो रही बात साथी बुक्स तो बता ही रहा होगे ना। रही बात पेपर की, तो पेपर की मैं ऑलरेडी, मेरा जो ग्रुप है ठाकरे सर क्लासेस, उस पर मैं ऑलरेडी इसके जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत सारे डाल चुका हूँ, और डालते भी रहता हूँ। आप लोग जैसे ही कमेंट पढ़ते करते, या फिर आप मुझे पर्सनली भी कमेंट मतलब लिख के भेजते कि भैया इसका मुझे PDF चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ना है। मैं बुक्स का भी PDF मेरे पास 2-3 बुक रखी हुई, वो बुक भी आपको मैं डाल के प्रोवाइड कर देता हूँ, वो भी फ्री में साथी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, बस इतना ही काफ़ी मूल्य है ना। तो आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और साथियों क्या बोलना चाहिए, आपको जो PDF चाहिए पुराने पेपरों की, तो वो भी मैं आपको डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए साथियों, ये एक बुक है रुक्मणी प्रकाशन की, तो इसकी भी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे जो नीचे में आप नंबर देख पा रहे हैं, उस पर आप मैसेज करिए, तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बुक आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो एक निम्मी बुक है, निम्मी मतलब स्पेशल जो निम्मी होती है, यहाँ पे लिखा है NSQF लेवल 4 की जो बुक है ना, 5 की जो लेवल 5 की जो बुक होती है निम्मी की, वो भी बुक आपको मैं PDF में दे दूँगा अगर आप बोलेंगे उसमें, तो ठीक है। तो ये बुक्स है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है ना। आज एक चैप्टर भी ले लेंगे, मतलब कि DC जनरेटर, है ना, वो भी थोड़ा देख लेंगे। तो देखिए ये एक बुक है, ये भी है। देखिए तैयारी करना है, किसी भी बुक्स करो, बुक्स सब अच्छी होती है, कोई खराब नहीं होती। मेन बात आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, कहाँ मतलब कैसे किस टाइप से पढ़ते हो, वो आपका मेन रहता है, ठीक है। तो देखिए ये रुक्मणी प्रकाशन की है, इसमें 1 लाइन का क्वेश्चन बहुत सारे दिए, न्यू टाइप क्वेश्चन भी दिए बहुत सारे दिए, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो थ्योरी होती है ना, डीपली थ्योरी अंदर में कैसा क्या है। ITI के जो 2 साल का कोर्स होता है साथियों, आपको पूरा का पूरा ही कवर करना पड़ेगा। अब उन्होंने जो सिलेबस दिया है थोड़ा मोटा, थोड़ा बहुत ही दिया, 8-10 उसमें वही दिया हुआ है लाइन अटेंडेंट का। और जो प्लांट असिस्टेंट होता है साथियों, उसमें तो पूरा 2 साल का पूरा A to Z सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी एक बुक बहुत ही अच्छी साथियों, है ना। तो इसमें भी पूरा जो 2 साल का ITI का कोर्स होता है पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, और साथियों आपको इसका मतलब सिलेबस तो पता ही हो गया होगा कि भाई सिलेबस क्या है। सिलेबस जैसे कि आपको पता है 60% टेक्निकल रहने वाला है, 40% नॉन टेक्निकल रहने वाला है। तो जो 40% है साथियों, उसमें रीजनिंग, मैथ, GK, GS सब आने वाला है ना। तो वो आपको अपनी नॉन टेक की तैयारी करना है, ठीक है। अब दूसरी बात रही भाई टेक्निकल, तो टेक्निकल में भी 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब जो 60 नंबर का रहेगा साथियों, उसमें देखिए 30 से 35 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हर एक किसी स्टूडेंट से बनेंगे, एकदम ही सरल टाइप के रहेंगे और बेसिक लेवल के रहते हैं। लेकिन जो 25 से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे साथियों, वो क्या रहेंगे, मतलब कि वो क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराते हैं ना, तो वो
आपको उसकी तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक दूसरी बुक ये देखिए, ये भी बुक बहुत ही अच्छी साथी, मैंने अभी कुछ आप लोगों के लिए स्पेशली इससे पढ़ाने के लिए मंगवाया था, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे इलेक्ट्रीशियन 3 in 1 असाइनमेंट्स है ना, तो इसमें भी मतलब उसमें जो न्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वरना और जो उनका जो थ्योरी होता है साथियों वो बहुत भी अच्छे से दिया हुआ है, आप चाहे तो इससे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छी बुक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस आपको तो यार तैयारी करना है, आप यूट्यूब से करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, किधर से भी करो, सिलेक्शन पाओ बस, है ना, ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए, तीसरी बात देखिए, इसमें देखिए साथियों एक एनके की बुक है। जब आईटीआई में आप पढ़ते रहोगे तो आपने देखा होगा ये एनके की बुक है ना, आईटीआई की जो बुक है 2 साल की, तो इसमें भी अच्छा दिया हुआ है, ऐसा कोई बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा है। इसमें भी, इससे भी आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये रही बात इसकी भैया, ये दो बुक है, आप तैयारी कर सकते हैं, ये तीनों बुक, ठीक है। अब एक काम करते हैं साथियों, आज हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है ना, डीसी मोटर होता है, क्या होता है, जनरेटर के बारे में देखते हैं आज, है ना। तो देखिए यार, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होना तय है आपका, ठीक है। 3 कंपनियां, पूर्व है, मध्य है, पश्चिम है, तीनों में कहीं तो भैया जुगाड़ तो लगे, जुगाड़ मतलब कहीं ना कहीं तो काम तो होगा ही, मतलब कहीं तो सिलेक्शन लगेगा ही ना जब एग्ज़ाम आप दे रहे हो। तो देखिए साथियों, इसके लिए आपको पेपर कौन से हल करना है, मैं आपको सब पेपर डाल दूंगा, आप सब पेपर लगा कर देख लेना, तो उससे आपको इतना तो समझ में आ जाएगा क्या किस लेवल का पेपर आता है। कई बंदे बोल रहे थे भैया अभी सिलेबस चेंज हो गया तो वो पेपर काम नहीं आएंगे, तो भैया लेकिन जो टेक्निकल है यार, तो टेक्निकल जो 10 साल पहले था ना, आज भी वही टेक्निकल है, डीसी जनरेटर मोटर। क्योंकि जो डीसी जनरेटर है, जो मोटर है भैया, फैराडे के इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है, मतलब 10 साल पहले भी उसी पे कर रही थी। और जो ट्रांसफार्मर है नेचुरल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा था। कई बंदे लोग कमेंट कर रहे थे यार सिलेबस चेंज हो गया तो इसमें से नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है भाई। सिलेबस का मतलब उन्होंने क्या किया, सिर्फ 40% नॉन टेक किया है और 60% टेक्निकल किया है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं, मतलब देखिए मैं आपको पूरे चैप्टरों के नाम क्या बताऊँ, नाम तो आपको पता ही होना चाहिए यार जब आप तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है। पहला है चैप्टर विद्युत की अवधारणा, विद्युत का मूल है, सेल, बैटरी, चुंबक, प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम लेंगे साथियों डीसी जनित्र लेते हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में डाल चुका हूँ, और ये बुक की पीडीएफ चाहिए साथियों रुक्मणी प्रकाशन की, तो आपको बुक की पीडीएफ भी मैं ऑनलाइन इस पर मतलब ये व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। तो आज देखते हैं डीसी जनरेटर के बारे में, इसमें बहुत ही अच्छा शॉर्ट में लिखा हुआ है, और अभी मार्च में या फिर, ठीक है, थोड़ा अभी एग्ज़ाम आ जाएंगे आपके, 1-1.5 महीने में आ जाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आज देखिए साथियों डीसी जनरेटर क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये इसके मैं आपको पीडीएफ का भी दे दूँगा, और इसका जो ये मतलब पेज है यहाँ फ्रंट में लगाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि साथियों जो डीसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, डीसी जनरेटर एक मशीन बोलते हैं, तो मशीन में क्या होता है साथियों, जनरेटर और मोटर दोनों चीज़ आती है ना, है ना। तो जनरेटर क्या करता है भैया, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डीसी जनरेटर। और जो मोटर होती है क्या करती है, विद्युत ऊर्जा हम देते हैं मोटर को, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, और हमको क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा हमको वो दे प्रदान करती है। जैसे कि मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है, लोड पे या फिर कुछ भी चीज़ वस्तु हम लोड लगाए तो वो चलने बढ़ जाता है, ठीक है, मोटर से, है ना। और जो जनरेटर है वो क्या करता है साथियों, उसमें एएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा हम उसको हाथ से घुमाते हैं, है ना। या फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, उसमें क्या होता है साथियों, जो हाइड्रो पावर प्लांट में जो साथियों क्या होता है कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसकी जो क्या होता है स्थितिज ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो टरबाइन घूमने लगता है, जिससे क्या होता है साथियों अंदर में वहाँ पे विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, किसमें, आर्मेचर में, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे यहाँ पे पूरा, है ना। तो ये मतलब एक जनरेटर क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें दिया हुआ है आज का चैप्टर डीसी धारा जनित्र, डीसी जनरेटर। डीसी जनित्र क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र कहलाती है, ठीक है। यदि जनित्र डीसी पैदा करती है तो डीसी जनित्र, तथा एसी पैदा करती है तो अल्टरनेटर कहलाता है। तो जैसे कि साथियों अगर आप आउटपुट में डीसी ले रहे हो तो वो डीसी जनरेटर कहलाएगा, और आउटपुट में एसी ले रहे हो तो एसी जनरेटर कहलाएगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो आर्मेचर होता है उसमें हमेशा एसी ही पैदा होती है। रही बात, आप अगर स्लिप रिंग के माध्यम से आउटपुट को लिया जा रहा है तो आपको एसी मिलेंगे, और आप साथियों कम्यूटेटर के माध्यम से सप्लाई आउटपुट में ले रहे हो तो आपको डीसी मिलेंगी। क्योंकि साथियों कम्यूटेटर एक रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, मतलब कि मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, जो क्या करता है साथियों, हाथ डन तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है, जो क्या करता है आपको एक दिशी मतलब कि डीसी जनित सॉरी डीसी विद्युत धारा प्रदान करता है, ठीक है।
मतलब कि जो आर्मेचर में पैदा हुई विद्युत वाहक बल को क्या करता है, वो एक दिशा में, है ना, डिस्ट धारा में प्रदान करता है। कौन? कम्यूटेटर। और जो स्लिप रिंग होती है वो क्या करती है, हमको ऑलवेज एसी उत्पन्न करती है। लेकिन जो जनरेटर होता है साथियों, जो प्रत्यावर्तक होते हैं, जो अल्टरनेटर होते हैं, उनमें हमेशा क्या होता है साथियों, एसी विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिएगा, छोटे आकार के डीसी जनरेटर को डायनेमो कहते हैं। डीसी जनित्र या डायनेमो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हम जानेंगे। कोई बार क्वेश्चन आपको, ये सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, हर बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डीसी जनरेटर या डायनेमो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, तो चलिए इस सिद्धांत को क्या बताया भी है फेराडे सर ने, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए, गतिमान किया जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, तो उस चालक में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, जिससे उस चालक में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह गतिज कहलाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ साथियों, जिस मतलब डीसी जनित्र में किस प्रकार विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल पैदा होता है वह गतिज कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे भैया फ्लेमिंग का दाया हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार साथियों राइट हैंड रूल, ठीक है, ये देखिए, ये अंगूठा होता है, ये फोर फिंगर होती है और मिडिल फिंगर होती है। ठीक है, ठीक है, तो मध्यमा और ये उंगली और ये मतलब तर्जनी और ये अंगूठा। ठीक है, देखिए, तो इस नियम के अनुसार फ्लेमिंग का दाया हस्त नियम, तो ये जनरेटर पे लगता है भैया, और मोटर में क्या लगता है, लेफ्ट हैंड का लगता है, जनरेटर में राइट हैंड रूल लगता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो जनरेटर होता है उसमें फ्लेमिंग का कौन सा हाथ लगता है, हाथ मतलब हैंड लगता है, तो भैया राइट हैंड रूल लगता है। ठीक है, देखिएगा, इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबक क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कई बार रिपीट होता है भी, आप अच्छे से याद रखिएगा कि इस नियम के अनुसार हम किसी चुंबक क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाली विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल को मतलब यूज करते हैं। ठीक है, यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगली तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा एवं पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे। देखिए साथियों, इसमें ये पूछता है पहली उंगली, मिडिल फिंगर एंड थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है। भैया क्वेश्चन ऐसे उठ के आते हैं यार, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से उठता है। देखिए साथियों, मैं 2016 से आई कर चुका हूँ। ठीक है, अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, 9 साल 10 साल जो भी है ना, 9 साल हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए साथियों, मैं अभी तक कम से कम 12 से 13 एग्जाम दे चुका हूँ, LA, TA, TO, LMRC, DMRC, DRDO, है ना, बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ। तो कहाँ से क्वेश्चन आते, कैसे क्वेश्चन उठते, कहाँ से घुमाते हैं भाई, बहुत सारा मतलब मैं देख चुका हूँ, है ना। 12-13 एग्जाम ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। LA की दे चुका हूँ, LA की 2-3 दे चुका हूँ, TO की दे चुका हूँ, DMRC की दे चुका हूँ, DRDO की दे चुका हूँ, है ना। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिकल एग्जाम होती रहती है वो सारी मैं भरते रहता हूँ, सारी देते रहता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, इसरो की होती है ना, एक इसरो की भी होती है, याद रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन था भैया कि यदि दाएं हाथ की प्रथम दो उंगली तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा भैया मोशन थंब, ठीक है, चालक की गति की दिशा, है ना, मोशन थंब है ना, ठीक है, चालक की गति को दिशा एवं पहली उंगली चुंबक क्षेत्र की दिशा, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए साथियों, और दूसरी उंगली, बीच की उंगली जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, मध्यमा जिसको बोलते हैं, उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए साथियों, ये किसको दर्शाता है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ को दर्शाता है। तो याद रखिए भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं, डीसी जनरेटर के भाग।
तो जो डीसी जनरेटर होता है, ये तो आप इतना समझ गए। अब जो डीसी जनरेटर होता है उसके पार्ट्स, बॉडी के जो डीसी जनरेटर के पार्ट्स के नेम कौन से होते हैं, किस पार्ट को क्या नाम से पुकारा जाता है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डीसी जनरेटर के मुख्य भाग, बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी, योग बोला जाता है, जो ढलवे लोहे या कास्ट आयरन की बनी हुई होती है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मशीन के बाह्य भाग को या बॉडी को योग कहते हैं। यह कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील की बनी होती है। जो छोटी बॉडी होती है, जो छोटी मशीनों की बॉडी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। और जो बहुत बड़े बड़े टर्बो अल्टरनेटर जनरेटर, उनकी जो बॉडियाँ बनी होती है साथ ही कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। याद रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं सब, ठीक है। आगे देखिएगा, यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं को पाथ प्रदान करती है। जो बॉडी या योग होता है, ये क्या करता है साथियों, मशीन के सभी भागों को प्रोटेक्ट करती है तथा उसको चुंबकीय पथ प्रदान करती है, जो 5/2 होता है, ठीक है। चुंबकीय पथ प्रदान करती है ना, या फिर लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, तो ये इसमें आप जैसे वहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको इसका फोटो भी खींच के वहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा फील्ड पोल। तो फील्ड पोल क्या होता है साथी, योग के साथ ही ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फील्ड पोल, इनका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। क्या होता है, इनका मुख्य कार्य चुंबकीय कार्य, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है, ठीक है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों कई बार कि जो फील्ड पोल होते हैं कितने होते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम तो 8 होते हैं और न्यूनतम पूछेगा तो 2 होते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ साथियों, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी भी इससे आप पढ़ सकते हो। इसमें ऑनलाइन मतलब आपके जब थ्योरी पढ़ के हो गई, मान के चलो आप जब दिसंबर साथियों कब से निकला हुआ है फॉर्म, 1 महीना हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत थोड़ी तो पढ़ लिया होगा। अभी ये देखिए, ये 1 लाइन क्वेश्चन है यार, जो मतलब उनका निचोड़ है ये इसमें पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे, तो भैया लेकिन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि 1 लाइन क्वेश्चन ही हो जाएगा, पढ़ना पड़ता है थ्योरी में, ठीक है। मेरे को क्या है साथियों, मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत नहीं, मैं तो क्या है भाई, अपने पास में अवेलेबल है, मतलब बुक्स अवेलेबल है, तो आप लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है मैं वो करते रहता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा सामान्य अधिकतम 8 होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये लेमिनेटेड कास्ट स्टील या कास्ट एनल्ड स्टील से बने होते हैं। जो फील्ड पोल होते हैं भैया, लेमिनेटेड कास्ट स्टील तथा एनल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है भैया इनका मेन पार्ट जो होता है आर्मेचर, जिसमें होता है भैया विद्युत भार बल उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होती है भैया वाइंडिंग्स डली हुई होती है, जो भैया 3 प्रकार के होते हैं, क्लोज, सेमी क्लोज एंड ओपन, ठीक है। तो जानते हैं उसके बारे में भी। आर्मेचर बहुत ही अच्छी चीज़ें भी है, अगर ये नहीं होगा तो विद्युत आगमन पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसके घूमने से ही तो विद्युत आगमन पैदा होता है, जो क्या होता है भी मैग्नेटिक क्षेत्र में घूमता है ना। और जिसमें क्या होते हैं भी कंडक्टर लगे हुए होते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम होता है, चाहे वो कॉपर हो, तांबा जिसको बोलते हैं ना। जैसे कॉपर जो तांबा होता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल होता है, धातु होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। क्योंकि साथियों, और उसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आता है कि जो कॉपर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1084 डिग्री सेल्सियस कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको सी से डिनो मतलब सी यू इसका मतलब कि इसको जो दर्शाते हैं सी यू से दर्शाते हैं, ठीक है। कॉपर तथा इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29 होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एल्यूमिनियम एक होता है और धातु इससे हल्की हल्की होती है ना। एल्यूमिनियम भी क्या है, एक चालक कंडक्टर होता है, इसका भी अपने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ऐसे यूज़ होता है। अधिकतर इसका यूज़ ओवरहेड लाइन में होता है, किसका, एल्यूमिनियम का। ऐसा कंडक्टर सुना होगा आपने, एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स कंडक्टर, ठीक है। आगे देखिए साथ ही आर्मेचर की बात चल रही थी, क्योंकि आर्मेचर में वाइंडिंग गई हुई होती है, इसलिए आपको कंडक्टर से रिलेटेड बात बोल रहा था, ठीक है। आर्मेचर यह एक बेलनाकार भाग है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों, देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो हाँ, आर्मेचर की बात है। आर्मेचर पहली बात तो ये ड्रम के आकार का बना हुआ होता है, जो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पट्टियों को वार्निश लेमिनेटेड करके बनाया हुआ होता है। अब जो सिलिकॉन स्टील क्या होता है साथियों, CRG कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। तो ये सिलिकॉन स्टील यहाँ का सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है, लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से इसमें क्या होता है, हिस्टैरिसीस क्षति तथा एडी क्षति कम होती है।
तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया हम क्या करते हैं, एक डंडा लेते लोहे का और उसको डाल देते और उसके ऊपर वायर गुंड देते। तो लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं किया हमने हमने क्या किया, आर्मेचर बनाया। और आर्मेचर भी क्या बनाया भैया, जो सिलिकॉन स्टील होता है उसको पतली पतली पत्तियों के रूप में पहले काटा, फिर उसको रिवेट करके उसके बाद में उनके ऊपर वाइंडिंग को बाइंडिंग किया। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। तो भैया हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील के धातु का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस हो वो क्या हो, कम से कम हो सके। हाँ, और जो ईडी करंट लॉस होता है भैया वो क्यों होता है, ताकि मतलब उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वार्निश कर देते हैं ना, वार्निश, ताकि वहाँ पे करंट जो कम से कम फ्लो है ना। तो ठीक है, ईडी करंट लॉस कम करते हैं। ठीक है, किससे, वार्निश करके, लेमिनेटेड करके। ठीक है, और हिस्टेरिसिस लॉस किससे कम करते हैं भैया, हिस्टेरिसिस लॉस किससे कम करते हैं हम लोग, सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटी हुई होती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप आर्मेचर देख पा रहे देखिएगा वहाँ पे भी है ना, ये देखिए इसमें स्लॉट्स कटे हुए है ना। तो देखिए साथियों आगे देखेंगे है ना, आर्मेचर, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करना होता है। आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको हम एक क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं और उसका क्या करता है, ये छेदन करता है चुंबकीय बल रेखाओं का, है ना। उसका क्या करता है ये छेदन करता है, जिससे क्या होता है, उन जो कंडक्टर उसके अंदर में जो डले हुए रहते हैं, जो स्लॉट के अंदर में क्या होते हैं भैया, कंडक्टर डले हुए रहते हैं, उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक पैदा होता है, जो क्या होता है, हमको आउटपुट में कार्बन प्लस के माध्यम से हमको दे दी जाती है। ठीक है, लिखा हुआ, आर्मेचर का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक उत्पन्न करना होता है। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्यतः जो आर्मेचर होते हैं उसका प्रतिरोध कितना होता है, अधिकतम, न्यूनतम, ये या फिर अगर पॉइंट में दे देंगे 0.1, 0.2 या फिर 0.5 या 0.1 जो भी है, तो लगभग 1 से कम ही आएगा। तो यहाँ पर यह सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है ना। आगे देखिएगा, यह डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग सॉफ्ट पर स्थापित किया जाता है। आर्मेचर में मुख्यतः 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। अब भैया जो वाइंडिंग्स होती है, यह भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। मेन मतलब 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है लेप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। तो लेप और वेव इनमें डिफरेंट होता है और इनके डिफरेंट के बेसिस पे इन पे क्वेश्चन बनते हैं भैया, लेप क्या होता है, वेव क्या होता है, इसमें पोलों की संख्या क्या होती है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार, हजारों बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं लेप वाइंडिंग, है ना। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल के बराबर होती है, बराबर तथा वेव में 2 होती है। तो जो लेप वाइंडिंग होता है साथियों, समांतर पथों की संख्या ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए बराबर पी काय में होता है, लेप में होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए साथियों, वेव वाइंडिंग क्या होती है, श्रेणी वाइंडिंग बोलते हैं, जिसको सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है हमेशा, समांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में 2 होती है। और लेप में क्या होती है साथियों, ए बराबर पी होता है। तो ये भी बहुत बढ़िया याद रखने का अच्छा मतलब याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। यार मैं अभी तक मैंने बताया ना 10 से 12-13 एग्जाम दे चुका हूँ मैं, उनमें करीब 5-6 एग्जाम में तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है, मतलब है ना। इसरो की हो गया, DRDO की हो गया, PO की हो गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए साथियों, लेप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है, मतलब लेप वाइंडिंग को हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेव वाइंडिंग कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि लेप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है और वेव वाइंडिंग में करंट का मान बहुत अधिक होता है। तो ये वोल्टेज और करंट इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, लेप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम होता है और वेव वाइंडिंग में करंट का मान कम होता है। ठीक है, इसमें एक दूसरे के समांतर जो लेप होती रहती है, इसमें एक दूसरे के समांतर जो लेप वाइंडिंग होती है ना, उसको हम समांतर वाइंडिंग भी बोलते हैं। जो लेप वाइंडिंग होती है वो एक के ऊपर एक लेप करती हुई चलती है और उसको हम समांतर वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इसमें एक दूसरे के समांतर बहुत सा परिपथ होने के रीज़न से बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट अधिक होता है। मतलब कि साथियों, लेप वाइंडिंग में वोल्टेज का मान कम है, करंट अधिक हो जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है भैया, करंट का मान बहुत कम होता है। तो जो वोल्टेज है उसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और उसको जहाँ अधिक वोल्टेज की आवश्यकता है वहाँ पे उसका यूज़ किया जाएगा।
अब भैया दिया हुआ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ब्रशों की संख्या बटे के पथों की संख्या। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, ब्रशों की ईएमएफ कैसे मतलब होता है बताया उसने, ब्रश की संख्या बटे की पथों की संख्या, है ना। अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था भैया, जो स्लिप रिंग्स होती है उसके माध्यम से हमको क्या होता है, एसी सप्लाई प्रदान की जाती है, और जो डीसी सप्लाई है हमको साथियों कम्यूटेटर के माध्यम से प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाए तो यह डीसी करंट देगा। ठीक है, आगे देखिए, मशीन के ध्रुवों मतलब होता है पोल, मशीन के पोलों की संख्या, मशीन के पोलों की समान संख्या के लिए लेप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अधिक होगा। उधर किसी जैसे कि लेप में भी दो पोल है, वेव में भी दो पोल है, तो लेप में क्या होता है, ए इक्वल टू पी होता है, तो वो तो कट जाएगा ना, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वेव में क्या होता है, ए इक्वल टू टू होता है। तो अगर दोनों में अगर समान पोल है तो उस कंडीशन पे लेप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा, अधिक होगा। ये क्वेश्चन देखिए याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है भी ना। हाँ भैया, अब देखते भैया दिक परिवर्तक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसका भैया, डीसी मशीन का, है ना। डीसी मशीन में जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो कम्यूटेटर होता है जिसको बोलते हैं दिक परिवर्तक हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, मैकेनिकल रेक्टिफायर भी इसको बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये नहीं होगा तो आपको डीसी आउटपुट नहीं मिलेगा। जो क्या होता है साथियों, हार्ड तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है, जो कि क्या काम करता है, अपने को आउटपुट में डीसी प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कम्यूटेटर, है ना। कम्यूटेटर, हाँ इसमें देखिए एक जो इंसुलेशन भरा हुआ रहता है, यहाँ पे देखना पड़ता था, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका इंसुलेशन लगा होता है। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं, है ना। यह हार्ड ड्रॉन मतलब कि हार्ड जो तांबा होता है ना, हार्ड तांबे की मोटी पत्तियों के सेगमेंटों को बेकेलाइट के आधार पर कस कर बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पत्तियों के बीच में अब्रक मतलब कि माइका भरा होता है, जिसकी थिकनेस होती है 0.8 mm होती है। ठीक है, कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। जो कम्यूटेटर होता है उसको आर्मेचर शाफ्ट पे स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में प्रदान करना होता है। तो माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, जो कम्यूटेटर होता है उसका मुख्य कार्य मेनली वर्क क्या होता है, यह आर्मेचर में उत्पन्न हुआ ऐसी विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में आउटपुट में प्रदान करना ही कम्यूटेटर का कार्य होता है। तो ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसका मुख्य कार्य कॉइल आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में प्रदान करना होता है। इसे खंडित वलय स्प्लिटरिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा भैया, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन हिंदी तगड़ी आती, खतरनाक हिंदी आती, कई बार समझ भी नहीं आता भाई। इसलिए जितने भी आप क्वेश्चन जब पेपर देने जाऊँगे भैया, मैं आपको एक अच्छी से बता दे रहा हूँ यार, कि जब आप पेपर देते हैं तो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े, क्योंकि कई सारे नाम आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे कि हिंदी में क्या लिखा। आप जैसे कम्यूटेटर पढ़ के गया, वहाँ पे लिखा गया कि दिक परिवर्तक क्या काम करता है, आपको पता ही नहीं दिक परिवर्तक होता क्या। तो भैया दिक परिवर्तक का मतलब है कम्यूटेटर जो क्या करता है, कॉइलों में उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल को डीसी के रूप में आउटपुट में हमको प्रदान करता है। तो इसीलिए हिंदी को इंग्लिश जरूर करके देखना, वहाँ पे ऑप्शन रहता है जब भी आप एग्जाम में जाओ, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, खंडित वलय स्प्लिटिंग भी कहते हैं। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश और इंटरपोल के साथ साथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए साथियों, इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमको स्पार्किंग रहित, मतलब स्पार्किंग अगर हो रही तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा है स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रश और इंटरपोल के साथ साथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ही प्रयोग किया जाता है। अब आ गया भैया ब्रश। तो ब्रश काय के बनाए जाते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है ना। तो जो ब्रश होते भी है क्या है, यह कार्बन का बना हुआ होता है। बड़ी क्षमता के जनित्र में ब्रश तांबा और कार्बन के मिश्रण का बना होता है, मतलब कि कॉपर भी रहेगा और कार्बन भी रहेगा। ठीक है ना, कार्बन भी रहेगा, कार्बन जो है ना। ठीक है,
कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्वलुब्रिकेंट होते हैं तथा उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। तो भैया देखिए, ये जो कार्बन एक अपवाद है, ये एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि जैसे जैसे ये गर्म होता है ना, तो इसमें क्या होती है, चालकता बढ़ती है। आप सभी को पता होने चाहिए, जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, पीटीसी होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं ना, मतलब कि जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो करंट कम होती है किसमें, कंडक्टरों में। लेकिन जो अपना कार्बन होता है, इसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साथियों, इसमें करंट की मात्रा मतलब करंट अच्छा अच्छा प्रवाहित होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। जैसे जैसे ये गर्म होता है ना, कौन, अपना कार्बन ब्रश, ठीक है। तो ये एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखिए आगे दिखा है, इसमें ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। तो जो करंट होता है वो बाहरी परिपथ को कौन भेजता है, ब्रश के द्वारा ही भेजा जाता है। उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष पर होना चाहिए। उच्चतम क्षमता मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए पर होना चाहिए। कार्बन ब्रश का धारा घनत्व डेंसिटी 5 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर रखा जाता है। यदि लोड करंट बढ़ा दिया जाए तो ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाएगा। ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से एक दिशी आघूर्ण प्राप्त किया जाता है। एक दिशी मतलब कि जो डीसी एक दिशा में, डीसी डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से, यहाँ लिखा है ना, ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से डीसी, एक डीसी मतलब होता है डायरेक्ट आघूर्ण प्राप्त किया जाता है। तो साथियों ये थे अपने बॉडी के पार्ट्स। इसके मेन योक होता है, कार्बन ब्रश होता है, कम्यूटेटर होता है और आर्मेचर होता है, और इसमें लेप होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है। ये अपना ये क्या मेन पार्ट है इसके डीसी जनरेटर के। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में हम कल देखेंगे विद्युत वाहक बल समीकरण, ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और साथियों अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथियों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।